नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन सिंह के साथ टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, जिसमें हम पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आनंद, मैं सीधे आज सवाल पर आता हूँ। राज्यसभा में क्या हो रहा है? ये या ऑपोज़िशन नहीं चलने दे रही है इसको या बीजेपी नहीं चलने दे रही है? मैं आपको जस्ट 1-2 खबर दिखा देता हूँ। एक तो ये कैश जो पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा किया गया अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे ₹50,000। अब ₹50,000 आज की तारीख में एक बंडल में होते हैं 100 नोट होंगे। तो ये अगर पकड़ा भी गया और किसी का गिर भी गया तो इस पर इतना बड़ा इश्यू बना के और उनका नाम लेके राज्यसभा में ये हमारे धनखड़ साहब शुरू हो गए हैं और बीजेपी पी को टारगेट कर रही है। इसके बारे में मतलब सिंपल सी बात है आनंद, इतने सारे कैमरे वहाँ 18 कैमरे लगे हैं, आप उसका सिक्योरिटी का वो देख लीजिए फुटेज और उसमें आपको पता चल जाएगा किसका कैश यहाँ पर गिरा हुआ है। और ये काम सीआईएसएफ ने किया है। कहते हैं उनकी जो सैबोटेज सिक्योरिटी ड्रिल है, वो पार्लियामेंट में उन्होंने की और सीआईएसएफ तो होम डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। अब क्या ये रोज़ करते हैं या उसी दिन किया, इसकी मेरे को खबर नहीं है। और दूसरा अभी खबर आई है कि ऑपोज़िशन एज़ सच धनखड़ जी के खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा है। तो ये हंगामा तो अब बंद होगा नहीं। ये किसकी प्रॉब्लम है? बीजेपी की या ऑपोज़िशन की? आनंद। देखिए ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। इस समय संसद चला रहे हैं अडानी जी। इट इज अंडर द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ अडानी जी की व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ उनको मतलब सबको पता है कि किस अडानी को कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं मदद कर रहा है। अ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ। अ, एक एक टर्म मैंने आज दिन में भी यूज़ किया, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। एक बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ अलायंस, और ये टर्म जो बीजेपी के पुराने जसवंत सिंह साहब थे, वो यूज़ करते थे इसको बहुत ज़्यादा, एसोसिएशन ऑफ अलायंस। और ये यूज़ किया जाता था कुटरौची के मामले में। और वो ये कहते थे कि कुटरौची चूँकि राजीव गांधी के यहाँ जाके उन्होंने खाना खाया था, डिनर, दैट वाज़ अगेन। तो वो साहब एसोसिएशन ऑफ अलायंस, वो उससे बोलते थे एसोसिएशन ऑफ अलायंस। एसोसिएशन ऑफ अलायंस जो उनका था, उसपे वो बार-बार ये कहते थे कि वो खाना खाए थे, इसलिए प्रूफ होता है कि राजीव गांधी ने ही घूस ली। तो अगर एसोसिएशन ऑफ अलायंस की इतनी बात है, तो ये कौन किसके यहाँ जाता है, ये तो सबको पता है। मोदी जी किसके जहाज में आए, किसके साथ होते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ अलायंस है। वो मुझे कहीं कोई किंचित मात्र भी वो नहीं है कि ये अडानी जी ही है। अब आइए बात केवल स्पेसिफिकली राज्यसभा करें। राज्यसभा किसके इशारे पे चल रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। राज्यसभा में धनखड़ जी क्या कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। अभिषेक मनु सिंघवी जो मेरी वो है, वो कुछ 7 करोड़ से ज़्यादा का उनका कुछ टैक्स पिछले 2-4 साल में उन्होंने जमा किया है। टैक्स जमा किया है। एक्चुअल इनकम कितनी होगी हम सबको पता है। और 50,000 रुपया उनके ऊपर ये आक्षेप लगाना कि वो क्या 50,000 रुपया वो क्या कहना चाहते हैं? वहाँ कोई लाके अडानी जी का कोई आदमी उनको घूस दे रहा था? क्या उनको 50,000 रुपया इसलिए दिए धनखड़ जी प्रूव क्या करना चाहते हैं कि उनको दिया जा रहा था कि आप उधर से बीजेपी में शिफ्ट हो जाइए, या अभिषेक मनु सिंघवी 50,000 रुपया लेके आए थे बीजेपी वाले किसी को देने के लिए कि तुम ये ले लो और हमारी पार्टी में आ जाओ? मतलब व्हाट व्हाट वाज द मोटिव? किसी भी चीज का पहला तो मोटिव ढूंढा जाता है ना, कि आपने मुझे गाली दी, भाई क्यों गाली दी? तो 50,000 रुपया धनखड़ जी क्या बताना चाहते हैं कि वो वहां लेके अंदर आए थे, तो उस 50,000 रुपए से वो मंत्री खरीदना चाह रहे थे, संतरी खरीदना चाह रहे थे, एमपी खरीदना चाह रहे थे, क्या खरीदना चाह रहे थे? व्हाट वाज रॉन्ग इन इट? क्योंकि जैसा आपने उसमें लगाया सब पर, भाई 50,000 रुपया लेना इस देश में आप साथ लेके चलना जरूर नहीं है। आप अगर 1 मिनट चाहते, अगर आपकी नीयत साफ होती, तो आप वहाँ इतने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए 1 मिनट में बता देते कौन लाया था, कौन नहीं लाया था। और अगर कोई लाया भी था, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ, जो भी लाया उसको मतलब ये बात का बतंगड़ बनाने का, इसका इससे व्हाट दे आर गोइंग टू गेन आई डोंट नो। अब रही बात उनके रोज के कंडक्ट की, और वो रोज का कंडक्ट इसलिए है कि आज जो उन्होंने किया वो तो नहीं, रोज ही दिन वो एक नए अपना माइलस्टोन अचीव करते हैं, लेकिन आज उन्होंने उनको लगता है कि सारी अकल धनखड़ जी के पास है।
धनखड़ जी क्या करते हैं कि रोज जब मोशन के लिए लोग अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, तो वो उसको कहते हैं नहीं नहीं 20 आ गए और ये हम रिजेक्ट रिजेक्ट। आज उन्होंने एक नया चीज शुरू की। उन्होंने कहा कि नहीं ये इतने आए हैं। अच्छा हाँ, अब उन्होंने 11 बजे से लेके 11:40 तक 40 मिनट ट्रेजरी बेंच के बीजेपी के उन सारे लोगों को टर्न वाइज खड़ा करना शुरू किया और वो बताना शुरू किया कि इन्होंने कहा देखिए जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी में वो है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब वहां बताइए आप, तो वो खड़े होके वो पूरा आरोप पढ़े और माइंडेड ये सब मिनट्स में जा रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो 40 मिनट का ये खेल खेल चुके, उसके बाद इधर से जब कांग्रेस के लोग शुरू हुए और खड़गे जी, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, तो उन्होंने नहीं 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 आप किस रूल के तहत बोल रहे हैं? संजय सिंह को उन्होंने टोका, आप पहले ये बताइए कि किस रूल। तो उन्होंने कुछ 258 नहीं 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 उन्होंने नहीं इसमें नहीं बोल सकते। उधर में उनका कोई दिक्कत नहीं थी, इधर दिक्कत थी। और वो इतने ब्लेटेंटली ये पार्टिसन बिहेवियर कर रहे हैं, इतने ब्लेटेंटली कर रहे हैं कि उस कुर्सी को तरस आता होगा कि ये क्या आदमी है। दूसरा, इधर चूंकि कोई इधर बात करे तो इधर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन, इधर का नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, उधर का जो जिसको वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं सुनेंगे, उसको भी एवरीथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो मेरे ख्याल में ये सांकेतिक है, ये जानते हुए भी कि धनखड़ जी को वहां से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये धनखड़ जी को बिल्कुल ये कहने की जरूरत है कि तुम इस समय पार्टीशन बिहेवियर कर रहे हो, तो आप निष्पक्ष नहीं हैं और इससे ज्यादा और कोई रास्ता नहीं है। तो विपक्ष का एक ये भी हथियार है टू शो देम कि यू आर पार्टीशन एंड यू आर नॉट इम्पार्शियल। तो ये एक हथियार के रूप में उनके अगेंस्ट वो लाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई वो हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यस इट विल बी, ये कहीं दर्ज होगा ना क्यों लाया गया, क्योंकि धनखड़ जी में उनका वो नहीं था। तो इट विल गो ऑन रिकॉर्ड्स। मुझे मालूम नहीं कि इससे पहले कितने वाइस प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो, कल सुबह तक पता लग जाएगा। लेकिन शायद ये बहुत रेयर इंसिडेंस है जहां किसी एक सभापति के ऊपर हाउस को नो कॉन्फिडेंस, एक अच्छे वर्ग को नो कॉन्फिडेंस नहीं। जी अजय। आनंद, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सबको बोलने का इसमें मौका मिलेगा और वो सब रिकॉर्ड पर जाएगा, और दूसरी चीज एनडीए के पास इस वक्त 122 मेंबर्स हैं राज्यसभा में आउट ऑफ 245, ऑपोजिशन के 113 हैं और अदर्स 25 हैं। 10 सीट्स वेकेंट है इस समय। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। इट्स अ स्लेंडर मेजोरिटी बट दे विल पास थ्रू। ये तो पक्का है कि ये मोशन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जैसा आपने कहा एक वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ये मोशन अपने में एक मायने रखता है। नहीं एंड इट विल गो ऑन रिकॉर्ड्स कि भाई एक आदमी था जिसके पार्टीशन बिहेवियर की वजह से ये हुआ। तो वो, और जो आप एक चीज ये कह रहे हैं ना कि एवरीथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो शायद इन्होंने एक नई परंपरा और शुरू कर दी है कि जैसे अडानी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये तो वो तो अब क्या रिकॉर्ड पे जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो वो जाने। लेकिन ये तो रिकॉर्ड से नहीं हटा पाएंगे ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था इन भाई साहब के अगेंस्ट। तो वो तो इट इज बाउंड टू हैपन। जी जी, जी अजय। एक कमेंट थोड़ा ये जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का जो बीजेपी वाले उछाल रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट एक दिन में ही हुआ है सब, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में ये भी जरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये किस लिए इन्होंने उछालना शुरू किया और ये मामला क्या है जॉर्ज सोरोस वाला। आनंद। जॉर्ज सोरोस का पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए कि जॉर्ज सोरोस का बैकग्राउंड क्या है। जॉर्ज सोरोस जहां से आया है वो एंटी कम्युनिस्ट है। वो कम्युनिज्म के धुआंधार अगेंस्ट है। और दुनिया के कुछ देशों में ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने वहां के एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट को के साथ वो खड़ा रहा और उसने वो उसमें सक्सेस भी पाई है। तो वो एंटी कम्युनिस्ट है। जो यहाँ पे एक नया बनाया जा रहा है ना कि जॉर्ज सोरोस चाइना, ये मिलके कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस चाइना में सबसे पहले अगर होगा तो वो उसके वो करेगा। जॉर्ज सोरोस की उम्र 94 साल है। ही इज 94 ईयर्स। जॉर्ज सोरोस बिजनेसमैन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और साथ में ही इज अ वेरी वोकल वॉइस ऑफ लिबरल्स।
वो कहता है कि दुनिया में आम आदमी की ताकत होनी चाहिए, वो इसकी बात करता है। एक और बात, और ये बात इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज सोरेस जो यहाँ पे ये लोग संबित पात्रा और मतलब पूरी बीजेपी ढिंढोरा पीट रही थी। अगर आपने देखा हो तो अमेरिकन ने अपनी तरफ से ऑफिशियली ये नॉट नॉट ओनली जॉर्ज, ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरेस को ओन किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की चीजें, इस तरह की वॉइसेस किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं और इसको स्ट्रेंथन करती हैं। तो दे हैव ओन जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस का सिर्फ यह है कि जॉर्ज सोरेस ने जब हिंडनबर्ग आया था तो मोदी जी के बारे में लिखा था कि मोदी जी और उनमें साठ गांठ है। ये उसने पब्लिक इंटरव्यू में कहा था, 94 साल के व्यक्ति ने। मैं एक चीज और आपको कंपेयर करा दूं, आज जॉर्ज सोरेस कर रहे हैं। बोफोर्स क्या था? बोफोर्स का जो 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 भी खुलासा हुआ था, वो तो भाई स्विस रेडियो ने किया था ना। इंडिया के तो किसी दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, इससे तो किया नहीं था, वो स्विस रेडियो ने किया। तो उस समय आपको सूट कर रहा था स्विस रेडियो, तो वो स्विस रेडियो ठीक था। आज ओसीसीआरपी की रिपोर्ट फ्रेंच पोस्ट में पढ़ी है तो ठीक है। जब वो फ्रेंच पोस्ट की वही रिपोर्ट कहती है कि आपके यहाँ के रफाल में और किस पे क्या क्या बेईमानी, और वही तब वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो आप सेलेक्टिव पिकिंग नहीं कर सकते हैं ना। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बोफोर्स का मामला उस समय अगर आपको याद हो, जो कोतरोची को मिला था वो करीब 14 करोड़ रुपए, और टोटल मामला शायद 54 या 60 करोड़ रुपए का था। 60 करोड़ का टोटल मामला था। एंड माइंड इट, बोफोर्स एज अ गन हैज प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बोफोर्स की क्वालिटी में किसी को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि वहां घपला हुआ। इन भाई साहब का मामला कितने का है? जो अमेरिकन उसमें इंडाइटमेंट हुआ है जिसको कहते हैं, वो तो 25,000 करोड़ का एक ही है। तो जॉर्ज सोरेस को कुछ एंटी नेशनल, सोनिया गांधी, ये करके आप उसको इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं। जॉर्ज सोरेस हैज नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। ऐसे बहुत से दुनिया के लोग हैं, ऐसे बहुत से हमारे हमारे इस तरह से तो हमारे और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे भी सब्सक्राइबर हैं। मैं जब उनसे कहता हूँ तो कोई 100 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है, कोई 500 रुपया देता है, कोई मेंबर बना हुआ है। तो क्या वो भी जॉर्ज सोरेस है? वो भी जॉर्ज सोरेस की फंडिंग है। एनीवन हु थिंक्स कि इस तरह की इंडिपेंडेंट वॉइसेस को ताकत मिलनी चाहिए। एंड अजय, यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल कि अगर पिछले 6 साल में किसी ने 100-50 करके, अगर वो अलग अलग उसमें कोई 30-40 हजार आदमी रहे होंगे, तो उसमें से शायद हम 10 को भी नहीं जानते। Most of the people are faceless. Most of the people we don't know, but they send it. They say कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ खड़े। अगर वो आज वो हमारे सब्सक्राइबर बेस नहीं होता, हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ नहीं खड़े होते अजय, तो ये चैनल नहीं चल सकता है। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये एक, हाँ, एक इस तरह के किसी उसको, आपके यहाँ कितने लोग पैसा देते हैं? उसने 12 बिलियन, तो मतलब आपके यहाँ तो पैसा करो और अपनी जेब में डालो। इनके जो A1 A2 दोस्त हैं, ये सब तो कोरोना में ये पैसा नहीं निकालते हैं। आदमी मर रहा है, इन्होंने कोई पैसा निकाला? ये तो उसमें पैसा, हमारे अडानी जी की सबसे ज्यादा जो, मतलब जो मेल गाड़ी थी, वो बुलेट ट्रेन हो गई उस समय पैसा कमाने में, जब कोविड हो रहा था। तो ये सब तो उसके हैं। इनको जॉर्ज सोरेस से और उसकी बात करना, इनको शर्म आनी चाहिए। और जॉर्ज सोरेस और वो हैज नथिंग टू डू विद दिस। अडानी जी ने वहां से इंडाइटमेंट हुआ है। ये जितनी कोशिश कर लें, मैटर अब देखना ये है कि अडानी जी कितनी जल्दी इस घेरे में फंसते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ही कैन नॉट एस्केप दैट। जी जी आनंद, अब मैं आज का दूसरा विषय उस पर आता हूँ। ये बड़ा टिपिकल सही मामला है बीजेपी की वॉशिंग मशीन का। लेकिन इस बार अजीत पवार जी जब डिप्टी सीएम बन गए, उसके बाद इनकी ये सब चीजें माफ की गई थी। 1,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर केस चल रहा था, आईटी डिपार्टमेंट, वो खत्म कर दिया गया। और यहाँ पे केवल आनंद में लिंकेज दिखा रहा हूँ कि जो अक्टूबर 21 में इनके ऊपर ये केस डाला गया था आईटी के बाद, और ये 7-8 महीने बाद इन्होंने ये गवर्नमेंट से बाहर आ गए थे जून 2022 में। उसी समय इनके ऊपर और भी कई केस थे। एक और 184 करोड़ का था, ईडी के भी केसेस थे। ये सारे केस
अक्टूबर 2021 के आसपास बीजेपी ने किए और ये 8 महीने बाद तोड़ के आ गए। तो ये इतना साफ मामला है बीजेपी का, ये इतना साफ मामला है बीजेपी का कि ये एक तरह का रिवॉर्ड कर रहे हैं अजीत पवार को। लेकिन इस पर कहीं भी ऑपोजिशन उस तरह से हंगामा नहीं कर रही है इस वक़्त। मतलब ये तो ब्लेटेंटली सबके सामने हो रहा है। आनंद। मुझे ये लगता है कि ये अ, लोगों की अब आदत पड़ गई है। अजीत पवार को, जिसको इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होके बता रहा है कि सबसे भ्रष्टाचारी इस देश का प्रधानमंत्री बता रहा है और दूसरे दिन उसको गले लगा रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय, ये मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र लेवल पे इस पे हल्ला मचना चाहिए। लेकिन ये सब तो अब किस स्टेट में नहीं हो रहा है? बीजेपी की, यू टेल मी एनी बीजेपी रूल्ड स्टेट जहाँ पे ब्लेटेंटली ये काम नहीं हो रहा। एनी स्टेट, सब स्टेट में अब उनको किया जा रहा है। हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी जी फंसी हुई थी, वो सब, मतलब सारी जगह। और ये व्हाई वी जस्ट वी कर्स आवरसेल्फ। अमेरिका में बाइडेन जी अपने लड़के ही को छोड़े दे रहे हैं। ट्रम्प जी जो पुराने प्रेसिडेंट जी थे, वो इतनी बेईमानी की, उनके ऊपर इतने चार्जेस हैं कि उनको लग रहा है जल्दी जल्दी ओत ले तो हमारी इम्यूनिटी शुरू हो जाए। तो ये तो बेईमानों का एक अलग वो जीवन है, और मुझे लगता है कि बेईमान बेईमानी होता है, पब्लिक उसमें नहीं। लेकिन किसी ना किसी दिन अजीत पवार का ये मामला खुलेगा जरूर। मैं इसको मानता हूं। अजीत पवार हैज स्टिल अनदर 15-20 एक्टिव पॉलिटिकल ईयर्स अहेड ऑफ हिम। लेकिन ये ऐसे मामले हैं जो इनकम टैक्स और अभी वक्ती तौर पे तो वो हो जाए, क्योंकि ये कागज से रिलेटेड मामले हैं। यू कैनॉट, मतलब आपके पास एविडेंस है, तो वो नहीं होगा। ये सारे मामले खुलेंगे, जैसे किसी दिन सोहराबुद्दीन भी खुलेगा, किसी दिन कौसर बीबी खुलेंगी, किसी दिन तुलसीराम प्रजापति भी खुलेंगे, किसी दिन जज लोया भी खुलेंगे। तो उसी तरह से किसी दिन अजीत पवार भी खुलेंगे। और मेरे हिसाब से सेंट्रल लीडरशिप को या सेंट्रल इंडिया ब्लॉक को इस पे बहुत अभी टाइम, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता नहीं। महाराष्ट्र के लेवल पे जरूर इसको उठना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं। अजय। जी। जी आनंद, अब मैं आज का आखिरी विषय। आनंद, ये 2 लीडर्स हैं, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत शर्मा बिस्वा। अब इनका मेरे हिसाब से हमने झारखंड के इलेक्शन की ज़्यादा बात की नहीं है और ये करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की एक्चुअली परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही थी। वहाँ पे ये हेमंत बिस्व शर्मा जी वहाँ गए थे, उन्होंने किस तरह से गाली-गलौज की और वो सब किया और एक तरह से मेरे हिसाब से ये वहाँ से पिट के चले गए। तो असम के इलेक्शन भी अब 1 डेढ़ साल, डेढ़ 2 साल के अंदर ड्यू हैं। एक तो इनका फ्यूचर अब मेरे हिसाब से विल बी ऑन द डिक्लाइन इन बीजेपी इफ यू गो बाय बीजेपी स्टैंडर्ड, कि वो इनकी यूटिलिटी अब खत्म होती जा रही है बीजेपी के लिए। दूसरा, उद्धव ठाकरे, हैज द महाराष्ट्र स्टोरी एंडेड, या अभी हमें महाराष्ट्र में अगले 6 महीने, साल, डेढ़ साल में ये कहानी फिर से चलेगी? हाँ। हाँ, मैं पहले हिमंता बिस्व शर्मा की बात कर लें। हिमंता बिस्व शर्मा ने, बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन के बाद 4 स्टेट में उसने इलेक्शन किए विधानसभा में। मैं उसको आंकड़े के साथ में समझा चुका हूँ, मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, चारों जगह पे बीजेपी की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी और बीजेपी के वोट परसेंटेज भी बढ़ा। ऑल दी 4 स्टेट, इवन इन जम्मू कश्मीर जहां पे बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, सरकार तो इंडिया गठबंधन बनाई, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स एंड वोट परसेंटेज उसका बढ़ा है इन तीनों स्टेट। झारखंड इज द ओनली प्लेस जहां पे हेमंता बिस्व शर्मा जी कैंप किए, जहां हेमंता बिस्व शर्मा जी सारा पैसा लगाए, जहां पे हेमंता बिस्व शर्मा जी वहां के लोगों को तोड़ने के लिए पिछले 2-3 साल से काम कर रहे थे। कभी कलकत्ता में पैसा पकड़ा जाता था, कभी कहां कहां पकड़ा जाता था। जहां पे हेमंता बिस्व शर्मा जी जितनी नफरती भाषा हो सकती थी वो बोले, लेकिन वहां वो मुंह की खाए, बीजेपी के वोट शेयर भी कम हुआ और बीजेपी के सीट भी कम हुई। अब हिमंता बिस्व शर्मा जी इज लुकिंग फॉर अ, हिमंता बिस्व शर्मा जी आपके हिसाब से हो रहा है, वो अपने को ये मानते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट का ठेका उन्होंने ले रखा है। एक वो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एजेंसी या काउंसिल कुछ बनाया है ना, एनईडीसी या कुछ उस तरह का, वो उसके कन्वीनर। अच्छा, वो बिल्कुल सिंक करते हैं अमित शाह के साथ, तो मतलब चाल ढाल, सोचने का तरीका, ये सब वो मतलब सेम यूनिवर्सिटी के लोग हैं ये। तो उनकी उनसे बहुत गहरी छनती है। मार दो, ठोक दो, गोली मार दो, उधर कर दो, इधर कर दो, फलाना कर दो। अच्छा,
दूसरा, अब उनकी जो 2-3 प्लस और माइनस दोनों बताता चलूँ। एक माइनस ये है कि वो आरएसएस के नहीं है। राइट। अब जो इस समय ति दो जो 2 लोग मतलब 3-4 लोग जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं बीजेपी में आफ्टर मोदी, सबसे आगे दौड़ना चाह रहे हैं अमित शाह साहब। राइट। वज़न ज़्यादा है, तो उतनी तेज़ दौड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे चुस्त हमारे योगी जी हैं। सटपट, 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 सटपट भाग रहे हैं। जो भले ही वो जितना उनमें गड्ढा खोदें, कुछ करें, वो लॉन्ग जंप, हाई जंप सब करते हुए अमित शाह को ठीक किए हुए हैं। अमित शाह तो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अमित शाह चाहते हैं उनका गड्ढा खुद जाए, वो गड्ढे में गिर जाए, मैं भले ही किसी भी चाल से चलूँ। राइट। दूसरे अब एक आ गए हैं अमित शाह के ना चाहने के बाद भी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस अब उत्तर प्रदेश 1 नंबर स्टेट, महाराष्ट्र 2 नंबर स्टेट। घर में इन दोनों लोगों का क्या है, ये दोनों लोग आरएसएस के चहेते। देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस काडर ही के और योगी जी भी। अब यहाँ पे हेमंता बिस्व शर्मा का थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन उस डिसएडवांटेज को वो कवर करते हैं राहुल गांधी और गांधी फैमिली को गाली देके। उतनी गाली आप देखिएगा देवेंद्र फडणवीस और योगी नहीं देते हैं, लेकिन ये जैसे आपकी शॉर्टकमिंग है, मेरी शॉर्टकमिंग कुछ होगी, तो आप उसको दूसरी चीज से कवर करते हैं ना। तो ये राहुल गांधी की और गांधी फैमिली को खूब गाली दे दे के उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तीसरा अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया जो बीफ वाला एक बैन लगाया असम में, और बीफ बैन लगाया है कि इट विल नॉट बी सर्व्ड इन पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट। इज इट पॉसिबल? पहली चीज, एक ऐसी जगह जहां पे 37-38-40% की पॉपुलेशन मुस्लिम हो, वहां पे क्या ये आप संभव है जहां पे बीफ लोग खाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल साफ साफ आपको दिखता है। अच्छा, बीजेपी रूल्ड स्टेट है, मिजोरम इज अ एनडीए रूल्ड स्टेट, बीजेपी रूल्ड मणिपुर है, बीजेपी रूल्ड गोवा है, बीजेपी रूल्ड अरुणाचल है। आप वहां क्यों नहीं बैन कर दे रहे? वहां पे भी तो बीफ धड़ल्ले से बिकता है और खाया जाता है। बैन करिए अगर ये आपकी पॉलिसी है। आपकी ये चीप गिमिक है, क्योंकि ये आपको भी पता है आप 2 काम करने जा रहे हैं। आप एक काम ये करने जा रहे हैं कि लोग जो जो खाता है वो खाएगा भाई, ऐसे मिल रहा है। जब आप शराब को नहीं रोक पा रहे हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा शराब मिल जाती है, तो आप बीफ को कैसे रोकेंगे? अब उसमें उनका 2 है। एक तो ये है कि वो इकोनॉमिकली मुसलमानों को धक्का पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे बीफ के जो वो है, वो वर्किंग लेवल पे वो मुसलमान होते हैं, और उससे वो दुकानें बंद होंगी। दूसरा ये है कि अगर किसी को कहीं बीफ खाते हुए भी पकड़ा गया हो गया, तो कहेंगे सार्वजनिक जगह पे खा रहे हैं, तो उसको डंडा चलाना आसान होगा। ये भूल जाते हैं हेमंता बिस्व शर्मा जी, इस देश के जो सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स हैं वो हिंदू हैं। नाम मुसलमानों का रखे हुए हैं, अल कबीर, अल वाना, हाँ, अल अल करके ये सब हिंदू रखे हुए हैं। कोई खंडेलवाल साहब हैं, तो कोई कपूर साहब हैं, तो कोई फलाना साहब हैं, ये सब हिंदू हैं। और एक और चीज बता दें, देश के बड़े-बड़े जो स्लॉटर हाउस हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उन्नाव में लोकेटेड है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो हेमंता बिस्व शर्मा जी, मुझे ये लगता है कि कुछ एक बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। उनको बीजेपी के अंदर ही से डाँट पड़ेगी, क्या कर रहे हो? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड फिर कहाँ से दें? अब इलेक्टोरल बॉन्ड का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन वो जो वसूली होती है हाथ मरोड़ के, वो कैसे देगा कोई? तो हेमंता बिस्व शर्मा जी उस ओवरबोर्ड चले गए, नंबर 1। अब आ जाते हैं उद्धव ठाकरे पे। जी। मेरे ख्याल में उद्धव ठाकरे को अभी हम लोग क्लोज़ चैप्टर नहीं मान सकते। नंबर 1, उद्धव ठाकरे इज आई विल से इज अ जेंटलमैन पॉलिटिशियन, और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है कि समाज में और उसमें इन लोगों की वक़्त नहीं है। बीजेपी ने ये इनके प्रकरण अभी इसको जीत लिया है ये इलेक्शन। मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे का जो जो लिटमस टेस्ट है, जो आखिरी उसका वो है, वो बीएमसी है। बीएमसी पोल्स, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्योंकि ये याद रखिएगा, मुंबई की 20 सीटों में 10 सीट उद्धव ठाकरे जीत के गए हैं। ऐसा नहीं कि वो वहां पे धक्का देके बाहर कर दिए गए। बीएमसी में अगर उद्धव ठाकरे अपना दमखम बरकरार रख पाते हैं, तो फिर ये कहना कि दैट गेम इज ओवर, ये सब वो ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे आएंगे, और महाराष्ट्र में वो शायद एमबीए में सबसे ही इज द टॉलेस्ट लीडर एट द मोमेंट। आई विल नॉट, शरद पवार तो अब एक दूसरी पोजीशन में आ गए हैं, वो
लेकिन someone who can become chief minister, who can be actively associated, वो उद्धव ठाकरे। अजय। जी जी, थैंक यू सो मच आनंद, जुड़ने के लिए, टाइम के लिए एज यूजुअल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।